चलिए दोस्तों, आज आधुनिक भारत के इतिहास के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। कुछ दिनों से हमारी जो टीम है हालात उसकी खराब है, इसलिए वीडियो नहीं आ रहे हैं। अगर ऐसा आगे भी रहा तो हो सकता है कि कुछ लेट में वीडियो आएंगे, लेकिन बहुत ही जल्द आपका कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। चाहे यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे बीपीएसआई हो, ऑल इंडिया एग्जाम के लिए ये वीडियो है। और बेसिकली हम लोग क्लासिक अक्सर कोई बैकग्राउंड को नहीं समझते। हम लोग आज हमारा जो टॉपिक है वो है बंगाल की विजय, कि अंग्रेजों का जो बंगाल पे, बिहार पे, उड़ीसा पे जो विजय प्राप्त होती है तो वो कैसे होती है। हम लोग बस इतना पढ़े हैं कि 22 जून 1757 को क्या हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ, और फिर इसका अक्टूबर में बक्सर का युद्ध हुआ, और 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई सुजाऊ दौला के साथ अवध के नवाब के साथ। लेकिन हमें बैकग्राउंड नहीं पता कि आखिर कारण क्या था, कि प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, उसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है। तो चलिए आइए उसको स्टार्ट करते हैं, और आपको वीडियो जो है ये पसंद आएगा, आप देखेंगे तो। देखिए, पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बंगाल के, जैसे कि मान लीजिए ये था औरंगजेब। जब औरंगजेब का शासन था तो समझ लीजिए कि यहाँ वो पूरा का पूरा यहाँ थोड़ा सा हिस्सा छोड़ के, लेकिन पूरा का पूरा भारत कवर किया हुआ था, इतने बड़े हिस्से को जीता हुआ था। अब ऐसे ही 1707 में 1707 में 1707 में उसकी मृत्यु होती है। तो सबसे पहले स्वतंत्र कौन होता है? हैदराबाद स्वतंत्र हो जाता है। कौन स्वतंत्र करता है? चिंगकिलीज खान। पूछेगा कि हैदराबाद का संस्थापक कौन था, तो चिंगकिलीज खान। यहाँ पे बंगाल वाले एरिया में कुछ लोग स्वतंत्र हो जाते हैं। वहाँ पे कौन शासक बनता है? मुर्शिद कुली खान, जिसकी बात हम लोग आज करेंगे। पूछेगा स्वतंत्र बंगाल की स्थापना किसने की, तो किसने? मुर्शिद कुली खान। जब तक औरंगजेब जिंदा था तब तक किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसके सामने जाके उससे टक्कर ले सके। लेकिन उसके बाद देखते हैं क्या होते हैं, जहादार शाह, फर्रुख शेयर, फिर लंपट मूर्ख या शाह आलम दूती, ऐसे ऐसे नकारा, मतलब कि एकदम जाहिल और उजड़ शासक रहते हैं। इतने मतलब कि पी के दारू पड़े रहते रहे, कोई अयासी करते रहते रहे, कोई नाली में पड़े रहते रहे, दारू पी के मतलब अपने जो हरम में क्या करते थे, पूरा का पूरा अपना समय व्यतीत करते थे, शासन के नाम पे कुछ नहीं करते थे। अब देखिए, पहले स्वतंत्र कब हुआ? हैदराबाद। कौन किया? चिंगकिलीज खान। फिर उसके बाद कर्नाटक में कौन आ गया? कर्नाटक में आप सुनोगे हैदर अली, टीपू सुल्तान, वो लोग आ जाते हैं। बंगाल में कौन आ जाता है? मुर्शिद कुली खान आ जाता है। लेकिन अवध में भी कुछ लोग आते हैं। अवध का जो संस्थापक रहता है, यूपी वाला जो इलाका है अवध, वहाँ पे संस्थापक कौन रहता है? शहादत खान। कौन था? शहादत खान। तो आज हम लोग बात किसकी करेंगे? मुर्शिद कुली खान की। इसके बारे में भी डीपली वीडियो आएंगे, लेकिन मैं आपको बैकग्राउंड बना रहा हूँ कि उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि और क्या नाम है, अपने स्वतंत्र शासक इसकी स्थापना कर देते। जैसे बोलते हैं बंगाल में हम ही शासन करेंगे, कौनो मुगल बादशाह को हम नहीं जानते, कौन मुगल बादशाह, कौन औरंगजेब थे, ऐसे ही बोलते थे। अब कोई मुगल बादशाह आ जाए, जहादार से आ जाए कि क्या नाम है, हमारी बात मानो, हम तुम्हें ऑर्डर दे रहे हैं, तुम यहाँ से अपना शासन प्रशासन बन करो। कौन जहादार से और हिम्मत हो तो सामने सामने लड़ लो। औरंगजेब जब तक था तब तक हिम्मत नहीं थी, लेकिन अब इनकी हिम्मत बढ़ गई। क्यों? क्योंकि नकारा शासक आ गए थे ना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसके बारे में, मुर्शिद कुली खान की कहानी के बारे में। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? स्वतंत्र बंगाल की स्थापना किसने की? पहला क्वेश्चन क्या बना? स्वतंत्र बंगाल की स्थापना किसने की? तो किसने की? मुर्शिद कुली खान की। किसने की थी? मुर्शिद कुली खान ने की। ठीक। फिर उसके बाद एक और शासक आता है। कौन आता है? अली वर्दी खान आता है। अली वर्दी खान क्या करता है? अंग्रेज अली वर्दी खान का एक कथन आता है कि किस शासक ने ऐसा कहा है, किस शासक ने ऐसा कहा है कि अंग्रेजों को छेड़ो ना तो वो शहद देंगे, अंग्रेजों को छेड़ो ना तो वो शहद देंगे, अगर अंग्रेजों को छेड़ोगे तो क्या कर देंगे? काट काट के मधुमक्खी की तरह तुम्हारा जो बोरिया बिस्तर है और तुम्हारा जो शरीर है ना, बर्बाद कर देंगे। ये किसने कहा था? अली वर्दी खान ने, कि अगर अंग्रेजों को छेड़ो ना तो वो शहद देंगे, अगर छेड़ोगे तो काट काट के तुम्हें खत्म कर देंगे। ऐसा कथन किसने कहा था? अली वर्दी खान। मतलब उटपटांग के सवाल पूछे जाते हैं, पता नहीं कैसे पेपर में आते हैं ये लोग। ठीक। फिर उसके बाद कौन आता है? अली वर्दी खान के बाद आता है मुर्शिद कुली का, अली वर्दी खान, फिर सिराजुद्दौला आता है। ये अली वर्दी खान मेरे से जानबूझ दोबारा लिखा गया। इसके बाद आता है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। अब देखिए, इसका कोई पुत्र नहीं रहता अली वर्दी खान का, इसका ये दामादी क्या बन जाता है? शासक बन जाता है। क्रम मैं बता देता हूँ, सब याद करने की जरूरत नहीं है, ये 3 याद करने की जरूरत है और ये दोनों को लास्ट भी याद कर लेंगे तो चलेगा। वैसे भी 5-6 आप याद कर लेंगे तो क्या चला जाएगा। ठीक। पहले कौन स्वतंत्र बंगाल की स्थापना करता है? मुर्शिद कुली खान करता है।
फिर उसके बाद कौन आता है, अली वर्दी खां आता है। फिर उसके बाद कौन आता है, सिराजुद्दौला आता है। फिर उसके बाद मीर जाफर आता है। फिर मीर कासिम आता है। फिर नजमुद्दौला आता है। और लास्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, क्योंकि प्रथम और लास्ट की कहानी पूछी जाती है, जैसे पहले प्रधानमंत्री और लास्ट प्रधानमंत्री पूछे जाते हैं ना। अब हालांकि ऐसा कभी होगा नहीं, पूरा भारत तो खत्म होगा नहीं, तो ठीक है। मुबारकुद्दौला लास्ट थे, हमारे जो बंगाल के शासक थे। अब मुर्शिद कुली खान ने बंगाल पहले क्या क्या था, ये देखिए जो आप बंगाल वाला इलाका देखते हैं ना मैप में, यहाँ पे ये क्या होता है, बिहार उड़ीसा और बंगाल तीनों को मिला के क्या कौन हिस्सा बनता था, बंगाल बनता था। ठीक, 1717 से 1727 के बीच इसकी राजधानी क्या थी, मुर्शिदाबाद थी। क्या थी, मुर्शिदाबाद। बंगाल की राजधानी क्या थी, 1717 से लेके 1727 के बीच बंगाल की स्वतंत्र राजधानी क्या थी, मुर्शिदाबाद थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, फिर उसके बाद जब इसका शासनकाल खत्म होता है मुर्शिद कुली खां का, फिर उसके बाद शासन कौन बनता है, अली वर्दी खां। शासक कौन बनता है, अली वर्दी खां। सरफराज नामक एक व्यक्ति से युद्ध लड़ता है, और कौन से युद्ध में पूछता है कि सरफराज को इन्होंने पराजित किया था, वो युद्ध था गिरिया का युद्ध। कौन सा युद्ध था, गिरिया का युद्ध। कौन सा युद्ध, गिरिया का युद्ध, जिसमें सरफराज को पराजित करके अली वर्दी खां वहां का शासक बना था। कहाँ का, बंगाल का। फिर इसके बाद कौन आता है, सिराजुद्दौला। हालांकि इनकी कोई संतान नहीं थी, तो इनको ही शासक बनाना पड़ता है, सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला को शासक बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, सिराजुद्दौला शासक बन जाते हैं। और वैसे भी उनसे कई सारे लोग दुश्मन बने रहते हैं, क्योंकि अली वर्दी खां के कई रिश्तेदार थे, वो चाहते थे कि उनके रिश्तेदारी में कोई बने शासक, लेकिन ये बना देते अपने दामाद को, तो लोग उससे गुस्सा हो जाते हैं और सिराजुद्दौला के कई सारे दुश्मन हो जाते हैं। जैसे ये शासक बनता है, अंग्रेजों का प्रभुत्व तो बन चुका था। अब अंग्रेज किसको समाप्त कर चुके थे, करीब समाप्त कर ही रहे थे। पुर्तगालियों का तो खेल खत्म कर चुके थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे डचों का भी सफाया कर चुके थे। फ्रांसीसी उनसे टक्कर ले रहे थे। अब उनको विदेशी शासक को बनाना है, तो साथ साथ देसी शासक को ले आएंगे ना। तो ये देसी शासक थे, इनसे इन लोग अब भिड़ने लगे। क्या हुआ, एक काल कोठरी की घटना होती है। हॉलवेन नामक एक व्यक्ति था, एक अंग्रेज का, जिसने एक जिक्र किया है। हालांकि आपको अलग अलग बुक में अलग अलग कहानी मिलेगी देखने को, तो इससे क्वेश्चन बनता नहीं है कभी। याद रखिए, बस खाली बैकग्राउंड के लिए मैं बता रहा हूँ, कभी क्वेश्चन नहीं बनाया और बनेगा भी नहीं, क्योंकि 50 बुक है, 50 राइटर है, सब पे अलग अलग कहानी लिखी हुई, अलग अलग संख्या लिखी हुई है, तो संख्या से क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक, बस ये पूछ लेगा हॉलवेल की घटना किसके शासनकाल में हुई थी। ठीक, तो हॉलवेल की घटना किसके शासनकाल में हुई थी, कौन था उस समय, कौन था, मीर जाफर था। मीर जाफर, जब उसको हरा दिया गया था। देखिए होता क्या है कि काल कोठरी की घटना में हॉलवेल एक जिक्र करता है कि 146 अंग्रेजों को कितने बंद कर दिया था, सिराजुद्दौला ने। छोटे से कमरे में 146 लोगों को बंद कर दिया था और 23 लोग उनमें से जिंदा बचे थे। हालांकि कितनी सच्चाई है हमें नहीं पता। तो सिराजुद्दौला और क्या नाम है, अंग्रेजों के बीच एक संधि होती है। इसलिए जब ये घटना घट जाती है, तब सिराजुद्दौला के बीच और अंग्रेजों के बीच एक संधि होती है, जिसको बोलते हैं अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि में ये कहा जाता है कि अब अंग्रेज जो है इनके मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और सिराजुद्दौला उनको डांट फटकार भी लगाता है कि अब आगे से तुम कुछ भी बंगाल में करोगे तो बिना मेरी परमिशन के नहीं करोगे। ठीक, ये बात लगती है अंग्रेजों को बुरी। एक तो उनके साथ बुरा हुआ रहता है, एक तो ये छोड़ देता है, और फिर अंग्रेज क्या करने लगते हैं, बंगाल में किलेबंदी करने लगते हैं। किलेबंदी मतलब ये जो देख लीजिए, मान लीजिए किला है, ये किला है, इसके अगल बगल सीमा लगा के धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, किलेबंदी करने लगते हैं। ठीक, अंग्रेजों को सिराजुद्दौला को बुरा लगता है। सिराजुद्दौला बोल देता है, भैया तुम अपने औकात में रहो, तुम यहाँ पे व्यापार करने आए हो ना, व्यापार करो, हमारे राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप मत करो। ये सुन के लग जाता है अंग्रेजों को बुरा। फिर कहते हैं आओ भैया आप भिड़ लो। ये लोग कूटनीति खेलते हैं। क्या करते हैं, इनका एक जो सेनापति रहता है, कौन रहता है, मीर जाफर, उसको अपने साथ गुट में मिला लेते हैं अंग्रेज। जानते हैं कि इसकी सेना बड़ी है और इनका सेनापति कौन है, मीर जाफर है। मीर जाफर की सेना अगर युद्ध में हिस्सा लेगी और सिराजुद्दौला की सेना युद्ध में अगर हिस्सा लेगी तो अंग्रेज हार जाएंगे। तो फिर क्या लगाता है, एक रॉबर्ट क्लाइव नामक एक गवर्नर रहता है बंगाल में। कौन रहता है, रॉबर्ट क्लाइव नामक एक गवर्नर रहता है। ये एक क्या नाम है, समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा इसके पास दिमाग होता है, बहुत ज्यादा कूटनीति का इस्तेमाल करता है, और फिर ये क्या करता है, सिराजुद्दौला को हटा देता है और बाद में करके इसकी मृत्यु हो जाती है। होता क्या है कि ये मीर जाफर को अपनी ओर मिला लेता है, कहता है कि तुम मेरा साथ दो, हम तुम्हें गद्दी दे देंगे।
ये भी भैया साथ देता है, उसको धोखा देता है, अपने महाराज को ही धोखा देता है। कौन? मीर जाफर। उनके जो महाराज रहते हैं मीर जाफर, कौन? किनके महाराज? अपने महाराज, यानी कि सिराजुद्दौला जो इनके महाराज रहते हैं मीर जाफर, तो उनको ही धोखा देता है। किसके लिए? गद्दी के लिए। गद्दी के लिए धोखा देता है, उनके साथ जाके मिल जाता है। और जब 22 जून 1757 को एक तरफ अंग्रेज रहते हैं, एक तरफ रहता है सिराजुद्दौला, एक तरफ अंग्रेज, एक तरफ सिराजुद्दौला। अब देखिए, एक तरफ अंग्रेज है, एक तरफ सिराजुद्दौला है। ये युद्ध एक समझ लीजिए कि धोखाधड़ी थी, ये बराबरी की टक्कर वाली युद्ध नहीं थी। इसमें पूरी तरीके से छल और कपट का इस्तेमाल किया गया था। तो प्लासी का युद्ध ये कहलाता है। 22 जून 1757 को जो युद्ध होता है प्लासी का युद्ध, ये जो होता है, ये छल कपट का युद्ध कहा जाता है। ये वास्तविक युद्ध नहीं है, ये एक छल कपट का युद्ध है। इसमें अंग्रेजों ने धोखा दिया और धोखे से क्या की? इन पे पराजय की। इसको आप सुधार लीजिएगा, 23 जून है, हो जाता है कभी कभी सॉरी। अब देखिए, होता क्या है कि एक तरफ अंग्रेज है, एक तरफ सिराजुद्दौला है। और अंग्रेजों की तरफ से भी कौन है? अंग्रेजों की तरफ से भी कौन है? रॉबर्ट क्लाइव है। कूटनीति का इस्तेमाल कर रहा है ना, तो रॉबर्ट क्लाइव है। ये प्लासी का जो युद्ध होता है, इसमें क्या होती है? सिराजुद्दौला की पराजय होती है, सिराजुद्दौला की हार होती है और अंग्रेजों की जीत होती है। और नया नवाब कौन बन जाता है? बंगाल का नया नवाब बन जाता है मीर जाफर। और क्वेश्चन ये बनता है ना कि अब बेतुका क्वेश्चन है, लेकिन हाँ अब काम का है, क्योंकि अब पीसीएस की नजर जा रही है कि किस नदी के किनारे ये युद्ध होता है। अब बंगाल में युद्ध हो रहा है, 90% आप चांस लगाएंगे या तो हुगली लगाएंगे ना, लेकिन नहीं, भागीरथी नाम फिर परिवर्तित करती है गंगा, भागीरथी नदी के किनारे। भागीरथी आपने बहुत बार पढ़ा होगा, यूट्यूब पे बहुत बार पढ़ा होगा, आपने बुक से कभी नहीं पढ़ा होगा, ठीक? तो बुक से नहीं पढ़ा होगा, किस नदी के किनारे युद्ध होता है? तो याद रखिएगा, भागीरथी के किनारे प्लासी का युद्ध होता है। किसके बीच होता है? सिराजुद्दौला वर्सेस अंग्रेज के बीच होता है। किसकी हार होती है? सिराजुद्दौला की हार होती है। कौन जीतता है? अंग्रेज जीतते हैं। किसके कारण जीतते हैं? रॉबर्ट क्लाइव के कारण जीतते हैं। अब हम आते हैं किस पे? मीर जाफर पे। अब इसको हम थोड़ा सा, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं जिसके बारे में, मीर जाफर के बारे में। मीर जाफर शासक तो बन जाता है, लेकिन मीर जाफर क्या रहता है? कठपुतली नवाब रहता है। अंग्रेज कहते हैं उठ जाओ, उठ जाता है, अंग्रेज कहते हैं बैठ जाओ, तो बैठ जाता है। अब होता क्या है? दोनों के बीच मतभेद होने लगता है। एक तरफ अंग्रेज, एक तरफ मीर जाफर है, तो भैया वो राजा ही है, तो भैया वो क्या? एक राजा ही। अब राजा को तुम कितनी बेइज्जती करोगे तो वो विद्रोह तो करेगा ही। तो होता क्या है कि अब मीर जाफर विद्रोह करना शुरू कर देता है। मीर जाफर विद्रोह करना शुरू कर देता है। अब बोलता है हम अंग्रेजों की बात नहीं मानेंगे। जैसे ही थोड़ा सा आनाकानी करता है, अंग्रेज उसको हटा के नया नवाब किसको बना देते हैं? मीर कासिम को। मीर कासिम को कब बनाते हैं? 1760 में। इसको वेल्सी टाट ने कहा है कि विद्रोह है ये। वेल्सी टाट ने, चलिए फिर 1760 में नया नवाब कौन बन जाता है? मीर जाफर के बाद मीर कासिम बन जाता है। अब ये भैया रहता है समझदार इंसान, ये रहता है, ये भी किसका दामाद रहता है? ये मीर जाफर का दामाद रहता है। किसका? मीर जाफर का दामाद रहता है। भैया मीर जाफर तो भैया थोड़ी नहीं करके उनका दामाद बन रहा है शासक को। अब नया नवाब बनता है मीर कासिम, और ये समझदार व्यक्ति रहता है। सबसे पहले क्या करता है? अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटा के कहाँ ले जाता है? मुंगेर ले जाता है। मुर्शिदाबाद से हटा के कहाँ ले जाता है? मुंगेर ले जाता है। मुर्शिदाबाद के हटाने के बाद मुंगेर ले जाता है। अपना शासन अच्छे से चलाता रहता है, सब काम अच्छे से करता रहता है। अंग्रेजों को लगता है बुरा, अरे ये तो भैया हम लोगों से दूर हट गया, अब हम लोगों की बात नहीं मानेगा, अब हम लोगों का कार्य नहीं करेगा, कैसे काम होगा? तो अंग्रेजों को फिर क्या करते हैं? फिर गुस्सा आता है, अंग्रेज इसको हटा देते हैं। फिर किसको शासक बना देंगे? फिर मीर जाफर को बना देंगे, फिर मीर जाफर को बना देंगे। अब भैया ये चुप तो रहने वाला इंसान है, अब पढ़ा लिखा है, ज्ञानी है, सब समझदार है, तो अब क्या किया? ये गुट बनाना शुरू किया। अब गुट कैसे बना रहा है? अब देखिए गुट कैसे बना रहा है, आप समझिए। देखिए पहले कहाँ जाएगा? अवध के नवाब के पास। अवध का जो नवाब रहता है उसके पास जाता है। कौन रहता है? सुजाउद्दौला। मुगल बादशाह उस समय जो रहते हैं, मान लीजिए खराबी सही, लेकिन मुगल बादशाह रहते हैं ना, मुगल बादशाह रहते हैं। शाह आलम द्वितीय,
एक खुद मीर कासिम की सेना। अब ये तीनों लोगों का गुट बनाया और तीनों लोगों की सेना को इकट्ठा किया सबकी। अब ये देखिए मालूम है, अब तीनों की सेना का गुट बनाता है, एक अवध के नवाब सुजाउद्दौला का, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सेना और मीर कासिम की सेना अपनी इकट्ठा करके कहाँ पे आता है 22 अक्टूबर 1764 को 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के मैदान पे, बक्सर के मैदान पे। इसी को क्या कहते हैं, बक्सर का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। अब बक्सर का युद्ध पूछेगा किसके किसके बीच हुआ था। अब बक्सर का युद्ध अगर पूछे तो आप याद रखिएगा किसके किसके बीच हुआ था। एक तरफ था अंग्रेजों की ओर से हेक्टर मुनरो और वर्सेस ये लोग कौन, मीर कासिम, सुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। देखिए मैं धीमे धीमे समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, आप कंफ्यूज मत होइएगा। मैं नहीं चाहता कि आप वीडियो देख के कंफ्यूज हो, मैं चाहता हूँ कि आपको वीडियो देख के समझ में आए। वैसे वीडियो बनाने को मैं खुद भी लिखता हूँ, समझता हूँ और बताता हूँ। तो होता क्या है कि पहले मीर जाफर नवाब बनता है, उसको गुस्सा आता है अंग्रेजों को, उनकी बात मानने से मना कर देता है, तो मीर कासिम को बना देते हैं नवाब। मीर कासिम नवाब बन जाता है और फिर वो विद्रोह करने की अपने राजधानी परिवर्तित करके अपना शासन प्रशासन अच्छे से चलाता रहता है। अंग्रेज सोचते ही हम लोगों से दूर हो गया, हम लोगों की बात नहीं मान रहा है, तो उसको हटा के फिर मीर जाफर को बना देते हैं। तो फिर होता क्या है कि मीर कासिम अपनी संयुक्त सेना इकट्ठा करता है। किसकी, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सेना, अपनी सेना और सुजाउद्दौला अवध के नवाब की सेना, तीनों को इकट्ठा करके बक्सर के मैदान पे आता है। और एक तरफ अंग्रेजों की ओर से कौन है, हेक्टर मुनरो, अंग्रेजों की तरफ से अंग्रेज की ओर से कौन है, हेक्टर मुनरो। एक तरफ कौन है, मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, ये मुगल बादशाह है। इनके बीच युद्ध होता है कौन सा, बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध। और कौन हार जाता है, ये लोग हार जाते हैं, कौन हार जाता है, मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की जो सेना होती है हार जाती है। तब हम लोगों को पता चलता है अंग्रेजों की असली ताकत के बारे में। अब इन लोगों की युद्ध की में हार हो जाती है। पहले कौन सा हारे, प्लासी का युद्ध हारे 23 अक्टूबर, कब, 23 अक्टूबर 1757 को। कुछ ना याद हो तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। किसके बीच हुआ ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए होता क्या, भैया हारे हो तो इतनी आसानी से तो छोड़ेंगे नहीं अंग्रेज इतने दयालु तो है नहीं हम लोगों के जैसे, भारतीय जैसे कि दयालु हैं, छोड़ दिए भैया युद्ध हरा के। अब क्या करेंगे, अब ये लोग क्या करेंगे, इलाहाबाद की दो संधि करेंगे, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की दो संधि करेंगे। पहली संधि करते हैं शाह आलम द्वितीय के साथ, किसके साथ, शाह आलम। और किसको बुलाते हैं, वापस से कूटनीति वाले व्यक्ति को, कौन, रॉबर्ट क्लाइव। कौन आता है, रॉबर्ट क्लाइव इनकी संधि करने आता है, रॉबर्ट क्लाइव इनकी संधि करने आता है। और कौन रहता है, एक शाह आलम सेकंड रहते हैं। इनके ऊपर जुर्माना क्या लगाते हैं, आप ये समझिए, इनके ऊपर जुर्माना लगते हैं 26 लाख की वार्षिक पेंशन ले लेते हैं। क्या है, 26 लाख की वार्षिक पेंशन पे इनको क्या भेजते हैं, इनको रिटायरमेंट पे भेज देते हैं। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की क्या करते हैं, दीवानी प्राप्त कर लेते हैं। दीवानी मतलब कि टैक्स वसूलने का जो अधिकार रहेगा कौन करेगा, अंग्रेज करेंगे। कहाँ की, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की, तीन जगह। किससे ले लेते हैं, मुगल बादशाह से ले लेते हैं। और 26 लाख की वार्षिक पेंशन भी इनको भेज देते हैं। क्या कहते थे, भैया आप शासन करा, अब भैया अपन तू आराम करा, अब शासन हम करा। अब होता क्या है कि बंगाल में द्वैध शासन की भी शुरुआत करते हैं, द्वैध शासन। बाद में चल के बॉडी में आता है तो उसको खत्म करता है। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत, बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत करते हैं। कब करते हैं ये सब चीज, 1765 में इलाहाबाद की पहली संधि जो होती है, ये कौन सी, इलाहाबाद की पहली संधि है। किसके साथ है, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ। क्या किए, 26 लाख की वार्षिक पेंशन इनको भेज दिए, भैया जाओ आराम करो। दूसरा काम क्या किए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करिए। तीसरा काम क्या किए, ये लोग
बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत कर दी। इतना काम ये लोग किसके किए, किसके साथ किए, मुगल बादशाह के साथ किए। अब भैया बचते कौन है, अब हम लोग के बचते हैं अवध के नवाब शुजाउद्दौला। अब उनके साथ तो छोड़ेंगे नहीं। और कौन करने आया है इन लोगों की संधि जो है, दूसरी संधि, इलाहाबाद की दूसरी संधि होगी किसके साथ, शुजाउद्दौला के साथ, अवध के नवाब के साथ। ये दूसरी संधि है, इलाहाबाद की दूसरी संधि है। किसके साथ हो रही है, हम लोगों की जो शुजाउद्दौला है ना, शुजाउद्दौला भैया है कौन है शुजाउद्दौला, अवध के नवाब है, अवध के नवाब। इनके साथ क्या किए, इनको भी तो अच्छे से छोड़ेंगे है नहीं। इनके साथ क्या करते हैं, चुनार दुर्ग है तो उस पर कब्जा कर लेते हैं। चुनार दुर्ग, वही चुनार यूपी वाला, चुनार दुर्ग पे कब्जा कर लेते हैं। दूसरा काम क्या करते हैं, इनकी संयुक्त सेना को भंग कर देते हैं। मतलब क्या कर देते हैं कि अब आपके पास कोई सेना वेना नहीं रहेगी, आप महाराजा रहेंगे लेकिन आपके पास सेना नहीं रहेगी, हम अपनी सेना देंगे आपको और आप क्या करेंगे, मेरी सेना का खर्चा उठाएंगे, मेरी सेना को संभालेंगे और कोई भी बाहरी डिसीजन लेना होगा तो बिना मेरी अनुमति के नहीं लेंगे। इतना काम कौन किसके साथ करते हैं, ये करते हैं किसके साथ, अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ। और इसके साथ ही हम लोगों की जो इलाहाबाद की दूसरी संधि है वो खत्म होती है। तो इतनी चीजें थी आपको बंगाल की विजय की कहानी थी, इतनी बातें क्या थी आपके बंगाल की विजय की कहानी थी। किसके बारे में, अंग्रेजों के बारे में, कि अंग्रेजों ने बंगाल विजय किया कैसे। अब उसके बाद होता क्या है, कुछ समय के लिए मीर जाफर को बनाते हैं, फिर हटा देते हैं, नजमुद्दौला को थोड़ी देर के लिए बनाते हैं, फिर हटा देते हैं। मुबारकदौला आखिरी नवाब रहता है, याद रखिएगा, मुबारकदौला आखिरी नवाब रहता है। और इसी के साथ हमारा आज का जो है लेक्चर खत्म होता है, इसी के साथ हमारा आज का जो है लेक्चर खत्म होता है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आए ना तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को शेयर करें, क्योंकि वीडियोस बनाने में बहुत नॉलेज लगती है, बहुत मेहनत लगती है। आप लोग शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट करेंगे तो हमें भी हौसला मिलेगा, हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। अगर आप नहीं बनाएंगे, आप हमारे वीडियोस को शेयर नहीं करेंगे तो हम लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं। आप लोग पैसा तो मांग नहीं रहे हैं आपसे, आप जाइए यही सब कोर्स, यही कंटेंट आपको फ्री में मिले किसी चैनल पे अच्छे से, तो आप बताइए। कम नॉलेज देते सब नॉलेज है, कम नॉलेज देते हैं, पेड कर देते हैं ना। तो चलिए ज्यादा पंचायत नहीं करते हैं, आप हमारे वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।